हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। और इस सेशन में हम बात करेंगे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के पिछले एक हफ्ते के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। ठीक है, हम इसको अगेन हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको हम सेपरेटली कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आपका पहले प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। तो इसमें पहला था आपका ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो बेसिकली अगेन आपको पता है राजस्थान काफ़ी ड्राई एरिया है ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। तो उसके लिए एक बहुत ही एक मेगा प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की, और इसमें कुछ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, उसको हम अभी फोकस करेंगे। देन आपका है कैच द रेन कैंपेन, राइट। अगेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड ये चीज़ है, पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री का है। थर्ड वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया था, उसके ऊपर हम कुछ चीज़ें देखेंगे। इंडिया में फॉरेस्ट के कंडीशंस क्या क्या हैं, कितना ग्रीन कवर है हमारे यहाँ, स्टेट का सीक्वेंस हम उसमें कवर करेंगे। देन वी हैव द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो बेसिकली कीनिया और सोमालिया, इनके बीच में इशू चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो इसमें हम सोमालिया आ गया, तो हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका को इसमें जोग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करेंगे। देन एक मेंस एनालिसिस के लिए इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट डैम, राइट। तो उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ये टाई अप हुआ है, जिसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेंस एनालिसिस से। तो बेसिकली अभी केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, जो कि कुछ टाइम पहले ही फाइनलाइज हुआ बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड एमपी, राइट। तो इसमें अगर आप देख सकते हो मैप में, तो दिस रिवर इज द बेतवा रिवर, राइट। दिस रेड वन इज द बेतवा रिवर, और यहाँ पे जो राइट साइड में है ये आपकी केन रिवर है। और ये जाके ऊपर आप देख सकते हो ये यमुना से मिल रही है, मतलब ये दो, दीज टू आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। तो अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें जो भी करंट वाली चीज़ें हैं उसको अपने स्टैटिक पोर्शन से साथ ही साथ जोड़ते हुए चलना है। इसमें आपको स्टैटिक में क्या दिख रहा है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें आपसे यमुना या उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो बेसिकली 18,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली रिवर वाटर ट्रांसफर कहाँ से होगा। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट विल ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू द बेतवा बेसिन, मतलब ऐसे आपका रिवर का वाटर विल गेट ट्रांसफर। अब देखो ये दो तो रिवर है, बट बीच में आपको कुछ बहुत बड़ा लैंड दिख रहा है, ये पूरा लैंड एरिया है, राइट। और इसी में आपका है सिचुएटेड द पन्ना टाइगर रिजर्व। तो अगर अब ये पानी अगर हमको यहाँ केन से बेतवा में भेजना है, तो अब ऐसे तो नहीं कि भाई लैंड पे बहा देंगे, प्रॉपर चैनल्स बनेंगे, राइट। प्रॉपर चैनल्स बनेंगे, खुदेंगे। तो अभी चैनल्स खुदेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे बीच में फॉरेस्ट लैंड है, ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट लैंड वो आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा अगर आपको कैनाल बनाना है। ऐसा नहीं कि पतली से हम पाइप डाल देंगे, प्रॉपर कैनाल बनेगा तो जो बीच में आने वाले पेड़ पौधे जंगल है वो उसको काटे जाएंगे, और जो कि बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल हैजार्ड बन सकता है। अगर आप यहाँ फोकस करें, बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हैजार्ड बन सकता है। रीज़न, लगभग द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व डिफॉरेस्टिंग पोर्शन ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व 10%, लगभग 10% ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो अगेन हमको समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, ऑलराइट। अब देखो इवन जो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, इसमें अगर आपको एथिक्स अगर ध्यान आ रहा होगा कि हमारा एक एथिक्स भी सब्जेक्ट है, जिसमें अंदर एक चीज़ होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का एक एथिकल डिलेमा, कि क्या हम इकोनॉमी को डेवलप करें कैनाल बना के रिवर को इंटरलिंक करके, या हम अपने एनवायरनमेंट को कॉन्जर्व करें। इस टाइप के डिलेमास भी रहते हैं, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। सेकेंडली बहुत सारे इसके फ़ायदे भी है, नो डाउट हो गया, अभी हम आगे कवर करेंगे। बहुत सारे इसके नुकसान भी है, राइट। तो एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आपको दिख रहा है, अगर मैं इन सब चीज़ों को हटाऊँ,
इन 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया आपका आ रहा है दैट इज़ द बुंदेलखंड रीजन। तो जो बुंदेलखंड रीजन इट इज़ वन ऑफ द लेट्स से ड्रायर पार्ट ऑफ ड्राई रीजन ऑफ इंडिया। और इसी रीजन को अगर यहाँ से पानी मिल गया, अगर ये कैनाल आप देख रहे हो लिंक कैनाल, तो ये पूरे एरिया में बहुत अच्छी इरिगेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। आगे देखते हैं आओ, ताकि आपको आंसर राइटिंग में भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। की फैक्ट्स क्या क्या हैं? पहली चीज़, केन और बेतवा रिवर दोनों एमपी में ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनेट इन एमपी, और ये दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। तो आपका क्या काम रहेगा कि यमुना रिवर के बारे में थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि यूपीएससी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से ग्लेशियर से इनका ओरिजिन होता है। वन और द अदर फॉर्म में आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं रिवर्स के ऊपर। इसका ओरिजिन पूछ लेगा, इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछ लेंगी। 2017-18 में लगातार ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पे बात की गई थी। 19 में आपके इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि भाई इनका कहाँ से ओरिजिन होता है। आपको वन इन द अदर फॉर्म ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। सेकेंडली, केन मीट्स यमुना इन बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। जो केन रिवर थी वो बंदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में बंदा डिस्ट्रिक्ट में जाके यमुना से मिलती है, और बेतवा हमीरपुर जिले में यमुना से कनेक्ट करती है। ये देखो, ये बेतवा रिवर के ऊपर एक कुछ डैम्स है, बहुत ही फेमस डैम है राजघाट, राइट, मट्टा टीला डैम। इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि ये बेतवा रिवर के ऊपर है। मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है ये 2 डैम्स किसके ऊपर हैं, राइट। देन केन रिवर पासेस थ्रू द पन्ना टाइगर रिजर्व। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे प्रीलिम्स में। हमने चलो ये तो मेंस एनालिसिस पार्ट से किया है, बट इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं कि जो मेंशन कर देगा कि बेतवा रिवर पासेस थ्रू द पन्ना टाइगर रिजर्व। ये ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, साफ साफ हमने देखा कि केन रिवर है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से पास कर रही है। ऑलराइट, और ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इंटरलिंकिंग के। जो मैंने आपको बताया, पहली चीज़, इट विल एनहांस द वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि जो बुंदेलखंड रीजन था, राइट, तो आपका ऐसे बेतवा रिवर ऐसे बह रही थी, इधर से केन रिवर, और पानी आपका सप्लाई किया जा रहा था, ऐसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ये बीच में आपका बुंदेलखंड रीजन है। तो अब जब बुंदेलखंड, आपको पता है कि यहाँ बारिश तो कम होती है। रीज़न, इसका रीज़न क्या है? वाइल लेस रेनफॉल इन द बुंदेलखंड रीजन बिकॉज ड्यू टू द कॉन्टिनेंटैलिटी, ये काफ़ी इंटीरियर में है, एकदम इंडिया के सेंटर पार्ट में। तब तक ये, जब तक यहाँ तक मानसून विंड्स पहुँचती हैं, ये रीजन यहाँ पे मानसून विंड्स के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी कम बारिश होती है। तो एक ये रीज़न हो गया। ये आपको अपने स्टैटिक से भी रिलेट करते हुए चलना है। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों बुंदेलखंड में कम बारिश होती है, ये आपका इंडियन मानसून वाला चैप्टर है, उसमें साफ साफ दिया हुआ है, राइट। तो इससे क्या होगा, जब पानी हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो इस रीजन में एग्रीकल्चर वगैरह अच्छा हो सकता है, उससे फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, वाटर का जो कंजम्पशन है यहाँ पे प्रॉपरली पहुँचेगा, देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। अब ये देखो, ये काफ़ी वेग चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर तब होगा जब हर इंसान अपने अपने लेवल पे अच्छा काम करेगा। बट हाँ, अगर ब्रॉड लेवल पे हम देखें कि एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइजेशन अच्छा हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन अच्छा हो सकता है, राइट, पानी आएगा तो। जब पानी रहेगा तभी हम यूटिलाइज कर पाएंगे। बूस्ट टू एग्रीकल्चर जो हमने देख ही लिया। डिजास्टर मिटिगेशन, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, डिजास्टर केवल ये नहीं होता कि अर्थक्वेक या वोल्केनो, ड्रॉट, सूखा एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, नेचुरल कैलामिटी है, जो कि जिससे डील कर सकते हैं अगर यहाँ पे पानी रहेगा तो। बूस्ट टू ट्रांसपोर्टेशन, अगेन यहाँ पे हम इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। कैनाल्स वगैरह रहेंगे तो हम चीज़ों को कैनाल्स के थ्रू, शिप, जो छोटे बोट्स वगैरह के थ्रू हम चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रीज़न, बिकॉज जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है काफ़ी चीप होता है, राइट। अब देखते हैं कुछ कंसर्न्स के बारे में कि इसके साथ क्या क्या कंसर्न्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबमर्जेंस ऑफ 10% ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ हम्पीज पन्ना टाइगर रिजर्व। एमपी का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे जो टाइगर्स हैं भाई, उनका हैबिटेट है, वो वहाँ रहते हैं, तो 10% जो एरिया है वो डूब जाएगा।
ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द बराजेस, ठीक है, इसका एक बराज बनाने की बात की जा रही थी इनसाइड द केन घड़ियाल सेंचुरी, जिसकी वजह से आपको पता है कि केन घड़ियाल सेंचुरी जो है, घड़ियाल आपका एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, और उसके आसपास अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे सो दिस माइट कैन लेट्स से बैडली अफेक्ट द लेट्स से द कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ दिस घड़ियाल, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, राइट। देन आपका लगभग 20,000 लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो उस जंगल में बहुत सारे ट्राइबल्स भी रहते हैं, आसपास कुछ और भी लोग होंगे, तो करीबन 20,000 ऐसे लोग हैं जिनको उन एरिया से हटा के कहीं और भेजना पड़ेगा। तो उनके रिहैबिलिटेशन का एक इशू आ जाता है कि भाई इनको कहाँ ले आके बसाओगे। अगर आपने बसा भी दिया तो उनकी जो जीवन पूंजी चल रही थी उस एरिया में, उनको अब एम्प्लॉयमेंट का क्या साधन होगा, वो इनकम कहाँ से लाएंगे। इन सब चीज़ों का भी इशू है जिसको हमको टैकल करना पड़ेगा। ऑलराइट। तो देखो कोई भी अगर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, वो ऑल टुगेदर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोड नहीं है, बट हमको चीज़ें बनानी पड़ेंगी। हम कैसे कर सकते हैं, हम इन लोगों को बसाएं वापस, इनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, राइट, कहीं और आप पेड़ पौधे लगाइए, ये सब चीज़ें, टाइगर वगैरह को प्रॉब्लम ना हो, उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ज़्यादा ना हो, उनके लिए भी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। ऑलराइट, बट हियर द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। हमने देखो उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स देखे, उसके क्या बेनिफिट है वो हमने मेंशन किया, क्या कंसर्न्स है हमने देखे, राइट, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स। पहला है आपका ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। आई होप आप सबने इंदिरा गांधी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके बारे में सुना ही होगा। बेसिकली एक कनाल बनाई जा रही थी जो कि राजस्थान के सूखे रीजन में पानी को पहुंचाने की बात थी, उसी के पैटर्न पे यहाँ पे ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो एम है बेसिकली, तो एम इज टू हार्वेस्ट सरप्लस वाटर। कहाँ पे होगा सरप्लस वाटर, नदियों में। किन नदियों की हम बात करें, यहाँ पे जो फोकस है वो है आपका चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अगेन देखो रिवर आ गया हमारे कॉन्टेक्स्ट में, आपको ड्रेनेज सिस्टम में ऑफ इंडिया, इसमें चंबल रिवर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ऑलराइट। तो बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट में बात की जा रही है जो चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, खासकर कुन्नू रिवर, पार्वती रिवर और काली सिंध रिवर। इसमें बरसात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है, ओवरफ्लो हो जाती हैं, ठीक है। तो उस एक्सेस पानी को हम राजस्थान के जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ऐसे डाइवर्ट करेंगे पानी, अलग तो अलग अलग चैनल्स बनेंगे इसमें भी अगेन। तो इसका भी देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होगा ही होगा, बट अभी वो हम उसको बात नहीं करनी, अभी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो द वर्क इन्वॉल्व्स चैनलाइजिंग चंबल रिवर वाटर, ठीक है, जो कि वेस्ट हो रहा है इन सूखे एरियाज में, कोटा, बूंदी, जो सदर्न राजस्थान है, अगर हम बात करें सदर्न राजस्थान काफ़ी ड्राई है, तो यहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगेन जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर का जो डिमांड आ रहा है, इरिगेशन का डिमांड आ रहा है, ये लगभग 13 जिले हैं राजस्थान के, वो यहाँ पे इसकी वजह से फुलफिल हो जाएंगे। तो ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तो चलो प्रोजेक्ट के बारे में हो गया। अब देखो इसमें ना थोड़ा पॉलिटिकल इशू भी है, उसको भी एक बार नज़र देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ओके। और जो राजस्थान गवर्नमेंट बोल रही है कि यार इसको ना आप नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करो, नेशनल प्रोजेक्ट। रीज़न, 40,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट ये अकेले नहीं कर सकती, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं इसको नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट घोषित करो ताकि हमको सेंटर से फंड मिल पाए, ऑलराइट। ये वाला इशू भी इसमें चल रहा है। तो देखो इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। पहला तो अगेन आपको जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई मिल जाएगी, ठीक। दूसरा आपको मिल जाएगा इरिगेशन,
एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तीसरा आपका हो जाएगा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई वो इधर से ही गुजरता है, राइट? तो अगेन उसके लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी इससे सप्लाई हो जाएगी, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फायदा हो, राइट? तो ये तो चलो चीज़ें हो गई। अब देखो राजस्थान अपने आप में ही काफ़ी सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। राजस्थान लगभग 10.4% ऑफ इंडिया का एरिया है, लगभग 10% इंडिया का एरिया है, लेकिन यहाँ अगर पानी की बात की जाए तो केवल 1.16% ऑफ सरफेस वाटर या जो अच्छा साफ फ्रेश वाटर है वो है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इसमें काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, बी इट कि जिन प्रोजेक्ट्स का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रॉपरली हुआ हो और जो भी एनवायरनमेंट को डैमेज आए उसको मिनिमाइज किया जाए, राइट? तो ये कैनाल के बारे में चीज़ें थी, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है? चलिए कमिंग टू नेक्स्ट, कैच द रेन। ये एक आपका नेशनल वाटर मिशन। ये नेशनल वाटर मिशन अगर आप सबको पता है किस का जो सबसे पेरेंट स्कीम है उसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज उसके अंदर आपका नेशनल वाटर मिशन एक सबमिशन, ठीक है? अब उसी मिशन के तहत ही कैच द रेन प्रोग्राम चालू किया गया है, राइट? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये कैच द रेन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसका एम क्या है? एम इज टू नज। ये नज क्या है मैं इसको एक चीज बताऊंगा अभी आपको इसके ऊपर। नज द स्टेट्स एंड ऑल स्टेक होल्डर, पूरे स्टेट जो गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटीज हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको प्रमोट करना कि भाई आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और कैसे हार्वेस्ट हार्वेस्ट करोगे? ऐसे तो नहीं कि भाई हाथ रख दिए तो ऐसे इसमें दिखा रहा है कि पानी आ जाएगा, बट हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, जैसे टैंक्स बना सकते हैं, राइट? अब उससे क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्ट हो जाएगा तो क्या हो, इससे फ़ायदे क्या होंगे भाई? ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये पानी परकुलेट होकर ग्राउंड के अंदर जाएगा, इससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो अच्छा होने लगेगा। हमारे जो सॉइल की क्वालिटी है वो अच्छी होगी, ग्राउंड वाटर अच्छा रहेगा तो, राइट? और ये सब कब हो पाएगा? जब पूरे लोग, पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट, होगा तब, जिसको हम बोलते हैं जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? कि ऊपर से जो डिसीजन मेकिंग ऊपर से मत करें, नीचे से करें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लोगों का ग्राउंड लेवल के जो मतलब एकदम नीचे के जो लोग हैं, जो विलेज लेवल पे, उनको भी इन्वॉल्व करना, कोऑपरेट करके एक प्रॉपर कोई भी काम हमको साथ में करना है, राइट? सिटीजन पार्टिसिपेशन, ओके? तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के, तो कौन सी मिनिस्ट्री है याद रखिएगा, नेशनल वाटर मिशन। तो इसके अलावा आप लोग नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसको पूरा ज़रूर डिटेल में देखें, कौन कौन से इसके अंदर 8 मेजर मिशन है, 8 मेजर मिशन है, जिसमें से एक है आपका नेशनल वाटर मिशन, राइट? जो कि 10% 20% के अराउंड वाटर एफिशिएंसी की बात करता है। तो ये चीज़ ध्यान, और देन इसमें मिनिस्ट्री का नाम याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब देखो नज, बेसिकली नज क्या होता है? लोगों का बिहेवियर चेंज करना, ठीक है? प्रोमोट करना कि भाई आप ये चीज़ करो, ठीक है? तो अगर आप सबने इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप लोग फोकस करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे इकोनॉमिक सर्वे की, तो उसमें एक नज बिहेवियर इकोनॉमी बात भी की गई थी, और इसके लिए कुछ लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था कुछ टाइम पहले, ठीक है? जिसमें से एक हमारे इंडियन भी थे, आई एम नॉट रिकॉलिंग हिज नेम राइट नाउ, ठीक है? उनमें से एक ये इंडियन भी थे, अगर आपको पता होगा उनका नाम तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे। चलिए इसके बारे में इतना सफिशिएंट है, आपको आपको आइडिया होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे? कंक्लूजन वगैरह जब लिखते हो, कभी वाटर स्ट्रेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो यू कैन मेंशन दीज काइंड ऑफ स्कीम्स, ऑलराइट? नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, तो 21 मार्च को ये मनाया जाता था, ओके? तो देखो इस बार का जो थीम था उसका नाम था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी, पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग। थीम से ही बहुत क्लियर है कि भाई पेड़ पौधे को रिस्टोर करिए, एफॉरेस्टेशन करिए, जिसकी वजह से हम रिकवर कर पाएंगे जो भी हमारा एनवायरमेंटल डैमेज हुआ, और हम एक अच्छा सस्टेनेबल लाइफ जी सकेंगे। तो ये उसका थीम था।
ऑलराइट। अब ये क्यों, इसके साथ मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बता देता हूँ कि जो यूनाइटेड नेशंस ने 2021 टू 2030, ये जो डेकेड है, डेकेड का नाम है यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, और इसी थीम के ऊपर आपका इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे को भी रखा गया है। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप ये अपने आंसर से मेंशन कर सकते हो, इवन आपके प्रीलिम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा थीम है, ये बेसिकली थीम है, इट कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन एंड रिवाइवल ऑफ इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। इकोसिस्टम के अंदर फॉरेस्ट एक छोटा सा पार्ट है, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के लिए इस फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात की जा रही है। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको बताऊं, एक अगर आप लोग वेन डायग्राम, अगर आप लोग को चीज़ें क्लियर हो, जैसे ये कि इकोसिस्टम है, इसका एक सब पार्ट होता है फॉरेस्ट, जो कि इससे डील कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, चलिए। और ये ऑर्गेनाइज करवाया बेसिकली यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट प्लस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, तो इसी के साथ देख लेते हैं कि इंडिया में ग्रीन कवर क्या है, इंडिया में फॉरेस्ट का स्टेटस कितना है। ठीक है, तो अगर हम जोग्राफिकल एरिया की बात करें, राइट, तो लगभग 24.56% ऑफ द टोटल लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। और जो टॉप 3 स्टेट हैं जिन्होंने इंक्रीज शो किया, नॉट ओवरऑल फॉरेस्ट का मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, जो ओवरऑल इंक्रीज दिखाया है वो सबसे नंबर 1 पे है कर्नाटका, देन आंध्रा, देन केरला। और ये जो पार्ट है एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में है, तो नंबर 1 पे है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़, फोर्थ इज उड़ीसा एंड फिफ्थ इज महाराष्ट्र। UPSC 2018 देयर वाज अ क्वेश्चन कि इन स्टेट्स को MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल ऐसे मेंशन कर दिया गया था। इसको अरेंज करना था आपको एज पर द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, फिर कौन सा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि 2019 में, आई थिंक 2018-19 की ही बात है, ये पेपर में आया था, 2019 ही होगा, यस, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, कि आइडिया होना चाहिए, और इस टाइप की रिपोर्ट्स होते हैं खासकर एनवायरनमेंट वाले, आपको बहुत अच्छे से उनके जो बेसिक जो कोर आउटकम आया ना, समरी जिसको अगर आप बोल लो, वो पता होनी चाहिए। हम नहीं बोल रहे आप पूरी रिपोर्ट पढ़ो, जो मेजर आउटकम्स थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट आपका आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज रिसेंटली सोमालिया, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज सोमालिया ग्रीन वन, और ये आपका कीनिया है, इनके बीच में यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। ऑलराइट, तो आपको कुछ कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सोमालिया बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, ये पूरा पोर्शन, इस कलर वन, ये लग रहा है ऐसे हॉर्न जैसा। ठीक है, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो आता है आपका सोमालिया, नंबर 1। सेकेंड वन इज इथोपिया, थर्ड वन इज एरिट्रिया ऊपर, एंड ये येलो कलर का अगर आप देख पा रहे हो, जिबूती, फोर्थ वन इज जिबूती। तो उसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म अगर आपको बताऊं, जो कोई आपको हमेशा याद रहेगा, दैट इज सीड। ये होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर एरिट्रिया एंड डी फॉर जिबूती। तो आपको कभी भी ऐसे गलत नहीं होगा। और यहाँ पे आपका फिर दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ जो पतला सा स्ट्रेट है, ये पतला सा स्ट्रेट बीच में आपको दिख रहा होगा, ये है आपका बाबल मंडप, बाबल मंडप स्ट्रेट। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे मैं अगले हफ्ते मिलता हूँ। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय।